नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम की आपत्ति, विरासत और संपत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। सरगुजा में आयोजित विजय संकल्प शंखनाद महारैली में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, तब अंबिकापुर में ही आपने लाल किला बनाया था। कांग्रेस की टोली ने उस समय मुझ पर हमला बोल दिया था, बात का बवंडर बना दिया था, लेकिन मोदी लाल किले पर पहुंचा और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं। और अब बात करेंगे अमेठी की पुकार, वाड्रा अब की बार। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जल्द ही वोटिंग होने जा रही, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से अपना उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। लेकिन इस बीच अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर नजर आ रहे हैं। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर इन पोस्टर्स पर लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। इससे पहले अमेठी से उम्मीदवार बनने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि देश के हर कोने में इस पर चर्चा चल रही है, ये जनता की पुकार है। उन्होंने कहा था कि वो लोगों की कड़ी मेहनत को समझते हैं। अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं, उनके क्षेत्र में जाऊं और उनकी समस्याओं को सुनूं ताकि वो प्रगति कर सकें। मैं भी राजनीति में आने का इच्छुक हूं, लेकिन निर्णय सही समय पर लिया जाएगा, अभी कोई जल्दी नहीं है। अमेठी गौरीगंज कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं, अमेठी की जनता की यही पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, और चुनाव के पहले ये जिस तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, इनके कई सियासी मायने हैं। अमेठी की बात करें तो अमेठी में अब पोस्टर वर्ड साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, अमेठी की जनता की यही पुकार, अब की बार रॉबर्ट वाड्रा की सरकार, और जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो पोस्टर्स हैं और उनके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अमेठी गढ़ माना जाता है और स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से इस चुनाव को जीता, और उसके बाद इस बार जो लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम अमेठी की अगर बात करते हैं, अमेठी एक समय कांग्रेसियों का गढ़ होता था और इस गढ़ पे पूरी तरीके से कांग्रेस का परिवार वापस ही रहा है, यानी कि कांग्रेस की सीट मानी जाती थी। लेकिन पिछले चुनाव में देखा गया कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने वहां पर जीत हासिल की थी, अब माना जा रहा है कि वहां अमेठी चुनाव पे जिस तरीके से पोस्टर रॉबर्ट वाड्रा के लगाए गए हैं जगह जगह पर, रॉबर्ट वाड्रा और वहाँ पे प्रत्याशी बनाए जाए, उनको प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा जाए, तो तमाम तरीके के जो पोस्टर है वो कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासी समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो सियासी समीकरण अमेठी की जो अगर
वाड्रा की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर यहाँ से कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक यहाँ से कोई भी अपने प्रत्याशी का नहीं उतारा है, मैदान में नहीं आया है। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि इस पे कांग्रेस पार्टी दांव खेलेगी। ये बड़ी बात क्योंकि देखते साफ है कि अब अमेठी में जगह जगह पोस्टर जो है और वाड्रा के लगने लग रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि चुनाव के पहले अमेठी में ये पोस्टर वॉर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमेठी की जनता की यही पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। और जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं, इनके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और अब बात करेंगे, रोमांच है शेष मैदान में अखिलेश। सपा ने कन्नौज सीट से कई बार उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन अब सामने आया है कि यूपी के सीएम रहे अखिलेश खुद ही सीट से सांसदी के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। इत्रनगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। सपा इससे पहले बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। और कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर हम बात करें कन्नौज सीट की, तो ये सपा का गढ़ मानी जाती है। ये सीट असमंजस की स्थिति थी। और मुझे जिस तरीके से इनके, अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लोग चाहते थे कि अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़े। और इसी असमंजस की स्थिति के बीच कई बार कैंडिडेट्स भी बदले गए हैं। और अब ये फाइनल हो गया है कि कन्नौज की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपको जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आप कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। साथ जुड़ चुके हैं शिवा। काफी असमंजस की स्थिति थी अखिलेश के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट्स बदले गए, और कई सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट्स बदले गए, लेकिन कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और वहां पर पार्टी के लोगों का ऐसा मानना था कि अखिलेश यादव को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। और आखिरकार कल वो नामांकन भरने भी जा रहे हैं। शिवा से संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि रामगोपाल यादव ने ऐलान किया है फिलहाल अब अखिलेश यादव कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दमखम दिखाना चाहते हैं। अखिलेश यादव का ऐसा मानना है कि जनता जवाब देगी, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कई बार ऐसा हो रहा था कि अखिलेश मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि अब ये सारी दुविधाओं को दूर करते हुए अखिलेश यादव कल नामांकन पर्चा भरेंगे और लोकसभा चुनाव को कन्नौज से लड़ेंगे। कल 12 बजे नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। और इसी खबर पर संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी? अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आखिरकार वो तैयार हो गए हैं, कल वो नामांकन करेंगे। बिल्कुल, जो चीज की अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और अब ये क्लियर हो गया है कि औपचारिक घोषणा अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की पूरी कर दी गई है। और कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और कल दोपहर तकरीबन 12 बजे अखिलेश यादव
कन्नौज के कलेक्ट्रेट परिसर में जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि कल ही आखिरी डेट है नामांकन की और 13 मई को चुनाव होने हैं कन्नौज लोकसभा सीट में। तो बेहद ही अहम हो जाता है अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि अब वो उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि लंबे समय से कन्नौज की चाहे जिला इकाई हो चाहे समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो इस चीज को चाहते थे कि अखिलेश यादव अपनी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का हौसला बढ़े। और अब से कुछ ही देर पहले इस बात की औपचारिक घोषणा हो चुकी है कि कल नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव जी तोड़ मेहनत करेंगे लोकसभा सीट के लिए। बिल्कुल, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब अखिलेश को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना ही था तो आखिर कैंडिडेट्स क्यों बदले हैं, और पहले ही नामांकन भर सकते थे। और इससे पहले जो टीका टिप्पणी की जा रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि अखिलेश मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, समय बदलने के साथ साथ अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति भी बदल दी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जो भी कैंडिडेट उतारते हैं या भले खुद ही उतरते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है। और इसी राजनीति के तहत जो नाम बदलने की जो प्रक्रिया इस बार समाजवादी पार्टी में देखी गई है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत ही है। और अखिलेश यादव का जिस तरीके से नाम आया है अब कन्नौज लोकसभा सीट के लिए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है और बहुत महत्वपूर्ण समय पर निकल के सामने आया है। हालांकि प्रिंसिपल जो एजेंडा है वो राजनीतिक एजेंडा है, इसके पीछे अखिलेश यादव ही कुछ बोल पाएंगे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ अखिलेश यादव अपने राजनीति का तरीका है वो भी बदल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ये जरूर जानते थे कि आखिरी समय में चुनाव लड़ने की अगर घोषणा वो करते हैं तो तमाम राजनीतिक दलों में जो एक अंदर सोच है वो जरूर सत्ते में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी गलती जरूर होगी। ऐसे में कन्नौज लोकसभा सीट से जो उनके जो विरोधी प्रत्याशी होंगे वो बीजेपी से सुब्रत पाठक होंगे, और सुब्रत पाठक ने जिस तरीके बयान दिया कि अखिलेश यादव आए और जरूर देख ले, तो तेज प्रताप यादव की टिकट कटने के बाद जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो दुगनी या तिगनी उम्मीदों से और अपनी जो जी जान की जो मेहनत है वो जरूर लोकसभा सीट के लिए अखिलेश यादव के लिए लगाएंगे। और जरूर यहाँ से उम्मीद ज्यादा हो जाती है किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता अगर कोई चुनाव लड़ते हैं, और जब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अखिलेश यादव खुद अगर उस जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो अब कल देखने वाली बात होगी जब अखिलेश यादव नामांकन करके निकलेंगे तो अपने राजनीतिक सफर के लिए कन्नौज लोकसभा सीट के लिए मीडिया से मुखातिब होते हुए वो क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अखिलेश यादव कल कन्नौज से लोकसभा सीट के लिए नामांकन करेंगे। और अब बात करेंगे हमले लगातार निशाने पर सरकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को देश की नहीं बल्कि अपने दोस्तों की चिंता है। वो अपने दोस्तों के लिए देश को नीलाम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि स्पेक्ट्रम बंटवारे में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आओ पहले पाओ नीति को रद्द कर दिया था। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने भी इस नीति का गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खूब विरोध किया था। अब भाजपा सरकार इसी नीति को दोबारा लागू करने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। इससे वो अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए काम कर रही है। ये देश की संपत्तियों को उनके हवाले कर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 5G घोटाला कर रहे हैं और यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। आपने अपने दोस्तों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया है। आप पूरा देश बेच रहे हैं। उच्च न्यायालय के भी निर्णय लोग नहीं मानते। इलेक्टोरल बॉन्ड पे निर्णय आएगा उसके खिलाफ खड़े। 2G पे 2012 का ऐतिहासिक फैसला आया उसके खिलाफ खड़े। तो आज पूरे देश के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। ये मोदी जी का 5G घोटाला है, 5G का महा घोटाला। अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए नहीं, दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अपने एक दोस्त को उन्होंने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, कोयला दे दिया,
गैस दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी आदमी को दे दिया। पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? आज जिस तरीके से आप सांसद संजय सिंह ने कई आरोप केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। जी मैं बता दूं, इस समय पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो दिग्गज लीडर हैं, वो सभी के सभी केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल पा रही है। और उसी बौखलाहट में आकर जो आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, वो सभी एक दूसरे पे तंज कसने पे लगे हुए हैं। अब जिस तरीके से संजय सिंह जी बता रहे थे, बताया उन्होंने कि अपने दोस्तों को जो वो टाटा हो, अंबानी हो, रिलायंस बेच दिया और रेल बेच दी और बिजली बेच दी। तो अब सिर्फ ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हिसाब किताब सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कहीं से कहीं तक भी इन लोगों को पता है हमें राहत जेल प्रशासन से भी नहीं मिल रही है और ना ही किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट केंद्र सरकार हमको कर रही है। अब जो है आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस के गठबंधन में आ चुकी है, तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही मिलके अब बीजेपी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर लगातार तंज कसती नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बीजेपी सरकार पर संजय सिंह ने आज जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए संजय सिंह। और अब बात करेंगे सियासी हुंकार करारे प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा इलेक्शन 2024 मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा SC ST और OBC के आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यकों को देने की है। यूपीए सरकार अपने शासनकाल में पूर्व चीफ जस्टिस व कांग्रेस सांसद रंगनाथ मिश्रा कमीशन सिफारिशों को लागू करना चाहती थी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में OBC को मिलने वाले 27% आरक्षण में 6% अल्पसंख्यक समुदाय को देने की बात कही गई थी। लखनऊ मीडिया सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस दृश्य, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश सेंटर का आज योगी ने उद्घाटन किया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया सेंटर का जहां उद्घाटन किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोलते नजर आए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भाजपा कार्यालय पहुंच करके सबसे पहले मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने साफ तौर पे इंडी गठबंधन को लेकर के निशाना साधा है। साफ तौर पे इंडिया गठबंधन को लेकर के उन्होंने कई बातें कहते हुए नजर आए हैं। इनकी कहा है कि इनकी मंशा साफ नहीं है और इसी मंशा के अधीन ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ST और OBC के आरक्षण में डकैती डालने के काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपने शासनकाल में पूर्व जस्टिस कांग्रेस के रंगनाथ मिश्रा के कमीशन और सिफारिशों को लागू करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं 27% आरक्षण में 6% अल्पसंख्यक समुदाय को न देने की बात भी कही गई थी। इस तरीके से लेकर के कई बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है। भाजपा कार्यालय पर आज लगभग जो है 15 से 20 मिनट तक अपनी बात को रखा है। इसके साथ ही साथ में लोगों से भी अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकल करके वोट करें। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं और उन्होंने जो है कई मुद्दों को लेकर के आत्मसमर्पण भी किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि कांग्रेस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ कई आरोप भी आज वो कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस दृष्टि से क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस, आईआईटी, आईआईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर IIIT, NIT, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है। और अब बात करेंगे टेंशन बढ़ी, हिरासत बढ़ी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुधवार को झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई थी। इसी के साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले में बयान और सबूत दिखाने के लिए एक टेबल बनाए। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि उनकी न्यायिक हिरासत को 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां एक और उनकी न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। जी मैं बता दूं, जिस तरीके के हालात इस टाइम चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी अंदर हैं और मनीष सिसोदिया जी भी उनसे पहले से ही जेल के अंदर हिरासत में हैं। आज कुछ गलतियां वकीलों ने ऐसी की है जिन हालातों में जज ने उनको फटकार लगाई है और उनके वकीलों ने, मनीष सिसोदिया के वकीलों ने उनसे माफी भी मांगी है और उसी गलती के चलते उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और उनको ये सख्त हिदायत दी गई है कि जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की गलती आज कोर्ट में उनके वकीलों ने की है, वो गलती भविष्य में दोबारा ना हो, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पे लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 7 मई तक के लिए जो हिरासत बढ़ाई गई है और उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। जी 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 मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, संजय सिंह जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार पे तंज कसते नजर आ रहे हैं और उसी के चलते जो संजय सिंह जी के जो वकील हैं वो कुछ सबूत ऐसे पेश नहीं कर पा रहे जिससे कि संजय सिंह जी को राहत मिल पाए। और उसी के चलते आज जो गलती वकीलों ने रॉयज एवेन्यू कोर्ट में की है, उसी के चलते वकीलों को जज ने फटकार भी लगाई है और माफी भी मांगी है वकीलों ने। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मनीष सिसोदिया की टेंशन बढ़ गई। आपको बता दें कि 7 मई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।